नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं परसाई जी कृत रानी नागफनी की कहानी की 6वीं कड़ी। भेजना प्रेम पत्र और खुलना भेद का। नागफनी ने कहा, सखी करेला मुखी, कितने दिन हो गए, कुमार का कोई समाचार नहीं मिला। वे कैसे हैं? मुझे बड़ी चिंता लगी है। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, वे अब अच्छे हैं। उन्हें डॉक्टर ने 1 दर्जन पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाए हैं, जिससे उनकी तबीयत अब काफी ठीक हो गई है। नागफनी ने कहा, सखी, क्या मैं उन्हें फिर न देख पाऊंगी? राजकुमारी, तुम तो जानती हो कि उनसे भेंट होना असंभव है। राजा साहब ने कड़ा पहरा लगा रखा है। वे क्या आ नहीं सकते? वे तो वीरवंश के हैं। उनके पूर्वज कमंद से किले की दीवारों पर चढ़ जाते थे। राजकुमारी, कमंद से चढ़ने के दिन गए। अब कहीं कहीं किसी हॉस्टल में ऊपर से साड़ी नीचे डाली जाती है और उसके सहारे प्रेमी चढ़ जाता है। पर कुम्हार तुम्हारे विरह में इतने दुर्बल हो गए हैं कि उनसे ये भी ना बनेगा। तो सखी, वे मुझे प्रेम पत्र क्यों नहीं लिखते? प्रेम पत्र भी कैसे भेजें? सारी डाक पहले राजा साहब के सामने जाती है। कहीं चिट्ठी पकड़ ली गई तो अनर्थ हो जाएगा। राजा साहब का गुस्सा बड़ा खराब है। परसों एक बिल्ली ने उनके कमरे में म्याऊं किया तो राजा साहब ने एक ही वार में उसका सिर काट लिया। नागफनी उदास हो गई। करेला मुखी ने कहा, कुमारी, मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें प्रेम करने की पद्धति विस्तार से समझाई गई है। मैं वो पुस्तक लाती हूं। शायद प्रेम पत्र भेजने का कोई रास्ता निकल आए। करेला मुखी अपने कमरे में गई और प्रेम करने की कला नामक पुस्तक ले आई। उसमें उसने प्रेम पत्र भेजना शीर्षक अध्याय निकाला और उसे पढ़कर सुनाने लगी। प्रेमियों में पत्र व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। पत्र के द्वारा बार बार ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि मैं तुमसे प्रेम करता या करती हूं। बहुत दिनों तक यदि पत्र ना आए तो किसी दूसरे को पत्र लिखने का मन होने लगता है। कई प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने घबरा जाते हैं और हकलाने लगते हैं। इसलिए उनका पत्र लिखना बहुत आवश्यक है। जो बात वो सामने नहीं कह पाते, वो पत्र में लिख सकते हैं। प्रेम पत्र लिखते समय मनुष्य का मन मुक्त हो जाता है। प्रकांड विद्वान के प्रेम पत्र भी पढ़े जाएं तो उनसे मालूम होता है कि वो बड़ा बेवकूफ आदमी है जो प्रेम पत्र में मूर्खतापूर्ण बातें ना लिखे। उसका प्रेम कच्चा है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पत्र जितना मूर्खतापूर्ण हो, उतना ही गहरा प्रेम समझना चाहिए। प्रेम पत्र भेजना एक बड़ी तपस्या रही है। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा प्रेम पत्र भेजे जाते थे। पर प्रेमिकाओं के पिता पत्रवाहक कबूतर को बहकाकर या उस पर अपना शिक्षित बाज छोड़कर पत्र प्राप्त कर लेते थे। किसी मित्र के द्वारा पत्र भेजने की भी प्रथा है, पर इसमें बड़ा धोखा है। अक्सर ऐसा हुआ है कि प्रेमी या प्रेमिका चिट्ठी लाने वाले से ही प्रेम करने लगे हैं। उर्दू के कवियों ने मित्र के द्वारा पत्र भेजने की गलती की थी, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था। प्रेम पत्र भेजने का सबसे नवीन और सरल तरीका है उसे पुस्तक में छिपाकर भेजना। प्रेमी या प्रेमिका के छोटे भाई बहनों को चॉकलेट देकर उनसे पहले आत्मीयता पैदा करनी चाहिए। यदि भाई बहनें ना हो तो मोहल्ले के छोटे बच्चों से भी काम चल सकता है। चॉकलेट छिपाकर देना चाहिए, क्योंकि ये तरीका इतना लोकप्रिय हो गया है कि जब लोग किसी को बच्चे को चॉकलेट बांटते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसे प्रेम पत्र भेजना है। जब बच्चा विश्वास में आ जाए तब प्रेमिका उससे कहे, मुन्नू, दादा से पढ़ने के लिए ये पुस्तक ले आओ। यहाँ दादा अर्थात प्रेमी है। मुन्नू भर दोपहरी में दौड़ते हुए दादा के पास पुस्तक मांगने पहुंचेंगे। दादा को समझ जाना चाहिए कि दीदी पुस्तक नहीं चाहती, पुस्तक में चिट्ठी चाहती हैं।
वो मुन्नू को एक चॉकलेट दे और किसी उपन्यास में चिट्ठी रखकर पुस्तक उसके हाथ में रख दे। मुन्नू भागते हुए जाएगा और दीदी के हाथ में पुस्तक रख देंगे। अब दीदी भी मुन्नू को एक चॉकलेट दे। इस प्रकार जब तक मुन्नू 2 चॉकलेट के लोभ में किसी और को पुस्तक ना दे दे, पत्र व्यवहार चल सकता है। पुस्तकों का बड़ा महत्व है। कहते हैं, छापे की मशीन ने मनुष्य के जीवन में क्रांति कर दी है। ये सही है। अब पुस्तकें बड़ी संख्या में छपती हैं। इसलिए सबसे बड़ी क्रांति ये हुई कि प्रेम पत्र भेजना सरल हो गया है। इसी कारण प्रेम भी बहुतायात से होने लगा है। प्राचीन काल का युवक प्रेम क्यों नहीं कर सकता था? उन दिनों पुस्तकें आसानी से मिलती नहीं थी। गुरुकुल में पढ़ने वाले युवक के पास एक आध हस्तलिखित पोथी होती थी। यदि वो उसी में प्रेम पत्र भेज देता तो पढ़ता कैसे? और जब गुरु पूछते कि वो पोथी कहाँ है, तो क्या उत्तर देता वो? ये अध्याय सुनकर नागफनी की आंखें खुल गईं। उसने कहा, सखी, रीति तो अच्छी है, पर राजकुमार बहुत दूर रहते हैं। यहां से वहां बच्चे आ जा नहीं सकते। करेला मुखी ने यह समस्या भी हल कर दी। उसने कहा, अपने महल के पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं, वे मुफतलाल के मित्र हैं। उनके छोटे भाई द्वारा चिट्ठी प्रोफेसर साहब को भेज देंगे और वे उसे मुफतलाल के पास भेज देंगे। इस सेवा के लिए हम लोग प्रोफेसर को कुछ पारिश्रमिक दे दिया करेंगे। तुम जानती हो, प्रोफेसर को वेतन बहुत कम मिलता है। करेला मुखी ने प्रोफेसर से बात करके सब योजना बना ली। नागफनी ने प्रोफेसर के छोटे भाई के द्वारा एक पुस्तक पढ़ने को मंगाई और 2-3 दिन बाद जब पुस्तक लौटाई तो उसमें चिट्ठी रख दी। जब मुफतलाल ने वो चिट्ठी अस्तभान को दी तो वो प्रसन्नता से बेहोश हो गया। 8-10 बार उसे पढ़ने के बाद बोला, ये चिट्ठी आई कैसे? मुफतलाल ने प्रोफेसर की सेवाओं का उल्लेख किया। अस्तभान ने कहा, मित्र, मुझे इन प्रोफेसरों पर जरा भी भरोसा नहीं है। जो मुझे 5 नंबर नहीं दे सके, वे क्या मेरे प्रेम पत्र पहुंचाएंगे? मुफतलाल ने कहा, नहीं कुमार, सब एक जैसे नहीं होते। ये प्रोफेसर मेरा मित्र है, ईमानदार आदमी है। जो पैसे दे देता है, उसके नंबर अवश्य बढ़ा देता है। अस्तभान ने नागफनी को एक चिट्ठी लिखी और मुफतलाल ने उसे प्रोफेसर के पास पहुंचा दिया। प्रोफेसर ने चिट्ठी एक उपन्यास में रखकर प्यारे मुन्नू के हाथ नागफनी को भेज दी। इस तरह दोनों की चिट्ठी पत्री चलने लगी। एक दिन की बात है, प्रोफेसर जरा जल्दी में था। अस्तभान की चिट्ठी भेजना थी। जल्दी में जो पुस्तक उसके हाथ में आई, उसी में उसने चिट्ठी रखकर मुन्नू को दे दी। मुन्नू एकदम पुस्तक लेकर महल में घुस गया। नागफनी के कमरे के पास ही राजा राखड़ सिंह खड़े थे। उन्होंने मुन्नू को देखा, पूछा, कहां जा रहा है? दीदी के पास। क्यों? पुस्तक देने? किसने भेजी? हमारे बड़े भैया ने। दीदी ने पढ़ने के लिए मंगाई थी। देखूं? कहकर राजा साहब ने पुस्तक हाथ में ले ली। पुस्तक का नाम देखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बड़े चकराए। ये तो सुना है कि जवान लड़कियां उपन्यास पढ़ती हैं, पर जवानी में इंजीनियरिंग की पुस्तक पढ़ने वाली यही एक निकली। राजा को शक हुआ। पुस्तक खोलकर देखी, चिट्ठी हाथ में आ गई। खोली तो आंखें चढ़ गईं। मुन्नू ने राजा का मुंह देखा तो हवा हो गया। राजा ने नागफनी को पुकारा। नागफनी आकर खड़ी हो गई। क्या है पिताजी? बेटा, तू बहुत अध्ययन करने लगी है। हाँ पिताजी, अब तो मैं रात दिन पढ़ती ही रहती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तू आजकल इंजीनियरिंग का अध्ययन कर रही है। इंजीनियरिंग? पिताजी, आपको क्या हो गया है? मैं इंजीनियरिंग क्यों पढ़ूंगी? राजा साहब ने पुस्तक आगे करके कहा, प्रोफेसर का भाई ये पुस्तक तेरे पढ़ने के लिए लाया था। नागफनी गड़ गई। राजा साहब ने कहा, और उसमें रखी चिट्ठी मुझे मिल गई है। मैंने तुझे आगे प्रेम करने से मना किया था ना, फिर क्यों किया? नागफनी ने धीरे से कहा, किया नहीं है। किया नहीं है? फिर ये चिट्ठी? किया नहीं है, हो गया है। राजा क्रोध से थर थर कांपने लगे। कहा, हो गया है? मैं देखता हूं कैसे होता है। अब अगर उस बदमाश अस्तभान को चिट्ठी लिखी तो मैं तुम दोनों का सिर काट दूंगा। मैं तेरी शादी जल्द ही करने वाला हूं। नागफनी ने नीचे देखते हुए कहा, तो उन्हीं से कर दीजिए।
राजा ने आंखें तरेर कर देखा, कहा, उससे नहीं हो सकती। वो बदमाश है। वो दूसरों की लड़कियों को प्रेम पत्र लिखता है। लुच्चा कहीं का। नागफनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा ने कड़क कर कहा, खड़ी खड़ी रोती क्यों है? जा कमरे में। मेरी बात भूलना मत। नागफनी ने साड़ी का पल्ला मुंह में ठूंसा और कमरे में भाग गई। उस दिन से पहरा और कड़ा हो गया। कई दिन तक नागफनी की चिट्ठी नहीं पहुंची तो अस्तभान घबराया। उसने मुफतलाल से कहा। मुफतलाल प्रोफेसर से मिला। लौटकर आया तो कहने लगा, कुमार, बड़ा अनर्थ हो गया। प्रोफेसर ने असावधानी में आपकी चिट्ठी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पुस्तक में रखकर भेज दी। राजा साहब को शक हो गया और उन्होंने चिट्ठी पकड़ ली। अस्तभान कुर्सी पर लुढ़क गया। बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन प्रोफेसरों का मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये मेरे पीछे पड़े हैं। विद्या के क्षेत्र में मुझे मारा और अब प्रेम के क्षेत्र में मार रहे हैं। कैसा नालायक है। जिसे प्रेम पत्र भेजने का शऊर नहीं, वो पढ़ाता क्या होगा? मुफतलाल अपराधी की तरह खड़ा रहा। दोनों बड़ी देर तक मौन रहे। अस्तभान कराहते हुए बोला, अब क्या होगा? अब तो मुझे उसका समाचार भी नहीं मिल सकता। वो बड़ी सांसत में होगी। ये सोच सोचकर मेरा कलेजा लौकता है। मुफतलाल कुछ नहीं बोला। कराहते कराहते अस्तभान को नींद आ गई। मुफतलाल दबे पांव बाहर हो गया। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड रानी नागफनी की अगली कड़ी के साथ हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।